यार, 1 मिनट के लिए ना सोचो। -30 डिग्री टेम्परेचर, साइबेरिया के सुनसान बर्फीले पहाड़ों के बीच 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का एक अबैंडन टेंट मिलता है। लेकिन वहां का जो नजारा था ना, वो किसी के भी दिमाग के तार हिला दे। टेंट का दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि उसे अंदर से किसी धारदार चीज से फाड़ा गया था। और बाहर बर्फ पर जो कदमों के निशान थे, वो नंगे पैर के थे। सोचो, ऐसी जानलेवा ठंड में लोग बिना जूतों के घने अंधेरे जंगल की तरफ भाग रहे। आखिर उस रात मौत के पहाड़ पर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उन्हें जमकर मरने से भी ज्यादा डरा दिया। कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1959 को। रशिया के यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 सबसे शार्प और फिट हाइकर्स एक एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। इनका लीडर था 23 साल का इगोर डाइटलोव। अगर आप इनकी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखोगे ना, तो बिल्कुल वही कॉलेज ट्रिप वाली वाइब आएगी। हंसी मजाक, बर्फ में मस्ती। किसी को उन हंसते हुए चेहरों को देखकर नहीं लगता कि इनके कैमरा में आखिरी बार फिल्म लोड हो रही है। टारगेट था माउंट ओटोटन पहुंचना, लेकिन 1 फरवरी की शाम मौसम ने अचानक बाजी पलट दी। एक भयानक बर्फ का तूफान आया और विजिबिलिटी 0 हो गई। रास्ता भटककर इन लोगों ने एक ऐसी गलती की जिसने इनकी किस्मत हमेशा के लिए सील कर दी। नीचे घने जंगल में जाकर शेल्टर लेने के बजाय उन्होंने एक खुली जमा देने वाली पहाड़ की ढलान पर ही अपना टेंट लगा लिया। उस पहाड़ का लोकल मानसी ट्राइब्स के बीच एक नाम था, खोलत सयाखल, जिसका मतलब होता है मौत का पहाड़। रात हुई। उन्होंने टेंट में खाना खाया, अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी और सोने चले गए। उन्हें लगा कि तूफान सबसे बड़ा खतरा है, पर असली खतरा तो बाहर अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था। हां, सोचो, तूफान तो रुक गया था, पर असली तूफान अभी शुरू होने वाला था सर्च टीम के लिए। 23 जनवरी को एक्सपीडिशन शुरू हुई थी और 12 फरवरी को इगोर डाइटलोव को एक टेलीग्राम भेजना था बेस कैंप पर, जो कभी नहीं आया। जब 20 फरवरी हो गई और कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो सर्च ऑपरेशंस शुरू हुए। 26 फरवरी पहाड़ की ढलान पर उन्हें आखिरकार वो डिजर्टेड टेंट मिला, और यहां से मिस्ट्री टेरिफाइंग हो गई। टेंट एम्प्टी था, लेकिन उसके अंदर सारी आइटम्स वही थी। शूज, वार्म क्लोथ्स, खाना, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ ड्रॉप करके भागा हो। और निशान बताते थे कि वो लोग बर्फ पर बिना जूतों के नंगे पैर जंगल की तरफ भागे थे, ऐसी ठंड में जहां सांस भी जम जाए। फिर सर्च पार्टी ने उन निशान को फॉलो किया घने पाइन फॉरेस्ट के एज तक, और वहां उन्हें डियाटलोव पास की पहली 2 लाशें मिली, यूरी क्रिवोनिश्चेंको और यूरी दोरोशेंको, फ्रीजिंग बर्फ में जमे हुए पहाड़ के नीचे। 9 हाइकर्स में से 2 सिर्फ अपने अंडरक्लॉथ्स में। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बॉडी पर कोई एक्सटर्नल चोट नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसी मौत को फ्रीज करने वाली ठंड में इन्होंने अपने कपड़े क्यों उतारे? भाई, अगर आपको लगता है कि मौत की ऐसी ठंड में लोगों का नंगे पैर भागना अजीब था, तो अब जो सच सामने आने वाला है वो किसी के भी दिमाग के तार हिला देगा। मई 1959, करीब 2 महीने बाद, जब पहाड़ पर बर्फ थोड़ी पिघली, तो सर्च पार्टी को बाकी 4 हाइकर्स की लाशें मिली। ये लाशें टेंट से 75 मीटर दूर एक 13 फुट गहरे नाले में दबी हुई थी। जब इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, तो पूरे रशिया के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अपने बाल नोचने लगे, क्योंकि इन लाशों पर जो चोटें थीं, वो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती। निकोलाई थिबो ब्रिग्नोलस की खोपड़ी बुरी तरह से टूटी हुई थी। जोलो टारियोव और ल्यूडमिला दुबिनीना की सीने की हड्डियां चूर चूर थीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा कि ये चोटें ऐसी हैं जैसे कोई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई कार से टकराया हो। लेकिन सबसे दिमाग खराब करने वाली बात, इनके शरीर पर बाहर से
एक खरोंच तक नहीं थी। अंदर से हड्डियां पाउडर बन गई, पर बाहरी स्किन बिल्कुल सेफ। यह साइंस के खिलाफ है और हॉरर यहां खत्म नहीं होता। जब ल्यूडमिला की बॉडी मिली तो उसकी आंखें और उसकी जीभ दोनों उसके चेहरे से गायब थी। आखिर उस नाले में उस रात ऐसी कौन सी अनसीन फोर्स थी जिसने बिना छुए इनकी हड्डियां तोड़ दी? अगर आपको लग रहा है कि क्रश्ड बोन्स और मिसिंग बॉडी पार्ट्स इस केस का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा थे, तो अपनी सांस रोक लीजिए। जब इन हाइकर्स के कपड़ों को लैब में टेस्ट किया गया तो इन्वेस्टिगेटर के होश उड़ गए। उनके कपड़ों पर एक्सट्रीम लेवल का रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन मिला, सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा। साइबेरिया के एक आम बर्फीले पहाड़ पर आखिर उन्हें रेडिएशन कहां से लग गया? क्या वो किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए थे जो इस दुनिया की थी ही नहीं? उस रात खोलत सयाखल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक और हाइकिंग ग्रुप कैंप कर रहा था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस काली रात में उन्होंने मौत के पहाड़ के ऊपर आसमान में अजीब सी ग्लोइंग ऑरेंज रोशनियां उड़ती हुई देखी थी। कई लोगों का मानना है कि वहां कोई सीक्रेट सोवियत मिलिट्री वेपन टेस्ट हो रहा था और हाइकर्स गलत वक्त पर गलत जगह थे। और इस थ्योरी को हवा तब मिली जब सोवियत गवर्नमेंट ने अचानक इन्वेस्टिगेशन बीच में ही बंद कर दी। सारी फाइल्स पर टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगा दिया गया और अगले 3 साल तक किसी भी आम इंसान का उस पहाड़ पर जाना पूरी तरह बैन कर दिया गया। आखिर गवर्नमेंट क्या छुपा रही थी? तो आखिर उस रात मौत के पहाड़ पर हुआ क्या था? 60 साल और हजारों थ्योरीज के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 1959 की उस फ्रीजिंग रात में थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, इंफ्रासाउंड या करमान वोर्टेक्स स्ट्रीट। पहाड़ के आकार और तेज हवाओं के टकराने से एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड पैदा हुई जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो दिमाग में एक्सट्रीम पैनिक, डर और हेलुसिनेशंस पैदा करती है। सोचो, आधी रात को आप टेंट में सो रहे हो और अचानक आपका दिमाग बिना किसी वजह के आपसे कहे, यहां से भागो वरना मर जाओगे। शायद इसीलिए वो अपना ही टेंट फाड़कर नंगे पैर मौत की तरफ भागे। लेकिन इससे वो क्रश्ड हड्डियां और मिसिंग बॉडी पार्ट्स एक्सप्लेन नहीं होते। अगर बर्फ का तूफान आया होता तो उनका टेंट अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा नहीं मिलता। 1959 में सोवियत गवर्नमेंट ने इस केस की आखिरी फाइल में बस एक लाइन लिखी, उन हाइकर्स की मौत एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स के कारण हुई है, एक ऐसी अनजान ताकत जिसे इंसान ना तो देख सकता है और ना ही समझ सकता है। आज उस जगह को आइगोर ड्यातलोव के नाम पर ड्यातलोव पास कहा जाता है। वहां बर्फ के बीच एक पत्थर का मेमोरियल है उन 9 मुसाफिरों की याद में जो कभी घर नहीं लौटे। पर खोलत सयाखल यानी मौत का पहाड़ आज भी अपना राज अपने सीने में दफन किए उस जमा देने वाले सन्नाटे में खड़ा है और शायद हमेशा खड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो सच में कोई नेचुरल फिनोमेना था, कोई सीक्रेट मिलिट्री वेपन, या पहाड़ों में छुपी कोई ऐसी चीज जिसका नाम लेने से भी वहां के लोग डरते हैं? अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हर थ्योरी पढ़ने वाला हूं। द दोजिए केस डार्क इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।